नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। तो आज खबरों की खबर में पहली खबर लेंगे गुजरात से। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 12 साल से ज़्यादा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में 11 साल के भीतर 3 चेहरे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। यानी बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने जितने साल काम किया, लगभग उतने ही साल में 3 मुख्यमंत्री आ गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सभी 16 मंत्रियों ने पद छोड़ दिए थे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कुछ वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी को कम करने के लिए किया गया है, जो लगभग 3 दशकों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब गुजरात की कैबिनेट में बदलाव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में अमित शाह ने कहा, गुजरात में 10 मंत्रियों के लिए सीटें खाली थी। मुख्यमंत्री जी की सहूलियत के लिए सभी ने इस्तीफे दिए हैं ताकि वो अपनी नई टीम बना सके। चुनाव के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अगले ही दिन यानी शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। मसलन नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचने के बाद अचानक से मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल क्यों बदल दिया जाता है? क्या गुजरात को अब तक नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं मिल पाया है? तो आपको यह जानना जरूरी है कि कब और किन परिस्थितियों में गुजरात के सीएम बदले गए हैं। जनवरी 2001 में गुजरात में भीषण भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए और तबाही हुई। तब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इस समय तक केशुभाई पटेल की लोकप्रियता में गिरावट होने लगी थी। इसमें भूकंप के अलावा और भी कई फैक्टर शामिल थे। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गुजरात में चेहरा बदलने का दांव खेला। नरेंद्र मोदी उस समय तक पार्टी में एक रणनीतिकार, संगठनात्मक नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। हालांकि वह कभी चुनाव नहीं लड़े थे और न ही कोई प्रशासनिक पद संभाला था। अक्टूबर 2001 में बीजेपी ने केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तब मोदी विधायक तक नहीं थे। बाद में मोदी ने राजकोट विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने 4 बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली पहुंचे और राज्य की कमान पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई। आनंदीबेन के कार्यकाल में पाटीदार आंदोलन हुआ और ऊना में दलितों के साथ हिंसा हुई। अगस्त 2016 में आनंदीबेन पटेल ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन मीडिया में कहा गया कि आंदोलन के दौरान स्थिति न संभाल पाने के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। रूपानी को राज्य सरकार का नेतृत्व ऐसे सौंपा गया था जब विधानसभा चुनाव में 1.5 साल से भी कम समय बचा था और पाटीदार आंदोलन के धीमा पड़ने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उनके नेतृत्व में हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली। 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 115 से 99 पर सिमट गई और कांग्रेस को 77 सीटें मिली। 5 साल के बाद सितंबर 2021 में रूपानी ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। जब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया तो सभी को आश्चर्य हुआ था। पटेल पहली बार बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली घाटलोडिया सीट से चुनाव जीते थे और अपने पहले कार्यकाल में ही सीएम बन गए थे। अहमदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक भूपेंद्र पटेल जब सीएम बने थे तो गुजरात की जनता उन्हें ठीक से जानती तक नहीं थी। लोग आनंदीबेन से परिचित थे और रूपानी को संगठन में काम करने की वजह से जानते थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह सोचते हैं कि समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए। इससे लोगों में यह संदेश जाता है कि सत्ता में नए चेहरे आ रहे हैं और सत्ता विरोधी लहर से निपटने में मदद मिलती है। इसलिए गुजरात की राजनीति में समय समय पर प्रयोग होते हैं
और स्थिरता नहीं रहती है। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव से एक साल पहले 2021 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरे कैबिनेट को हटा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। गुजरात बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला है। जब भी विरोध की आहट होती है तो बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। उनको लगता है कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है चेहरा बदल दो। इसे नो रिपीट थ्योरी कहते हैं। जैसे आनंदीबेन के समय पाटीदार आंदोलन हुआ था, इसके अलावा अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी भी मैदान में थे। इससे आनंदीबेन के खिलाफ माहौल बन रहा था और फिर आनंदीबेन को हटा दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना से संबंधित मामलों को ठीक से नहीं संभालने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की थी। विजय रूपाणी पर कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे, तब उन पर ये भी आरोप लगे कि राजकोट की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए गए धमन नाम के वेंटिलेटर मरीजों के इलाज में कारगर नहीं थे, लेकिन सरकार ने इसका बचाव किया था। कोरोना में जब गुजरात सरकार की फजीहत हुई तो लोगों में बहुत नाराजगी थी। सरकार को तब लगा कि एक साल बाद 2022 का चुनाव विजय रूपाणी के नेतृत्व में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। दोनों बार पीएम मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार का मुख्य चेहरा थे। साल 2022 में मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो को नेतृत्व किया, जिससे उनकी सक्रियता और प्रचार की व्यापकता स्पष्ट होती है। उन्होंने खुद की भूमिका को दिखाते हुए 2022 में आ गुजरात मैं बनाव्यू छे, मैंने यह गुजरात बनाया है का नारा दिया। मोदी का विकल्प अभी तक बीजेपी में नहीं है, इसलिए गुजरात में भी नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व बदलता है तो गुजरात में भी परिस्थितियां बदल जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते, उन्हें दिल्ली की सलाह या आदेश जो आप समझे माननी पड़ती है। असल में यह भारतीय राजनीति की समस्या है जो व्यक्ति आधारित है। गुजरात मोदी का गृह राज्य है, इसलिए उनका यहाँ जोर ज्यादा रहता है। गुजरात विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के लिए एक इम्तिहान माना जाता है। इसी गुजरात मॉडल का उदाहरण देकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में उनकी सक्रियता की एक बड़ी वजह यह भी है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कभी बड़ा पेड़ नहीं पनप सकता, वैसा ही हाल गुजरात का है। गुजरात से भले ही मोदी और शाह चले गए हों, लेकिन गुजरात की राजनीति पर आज भी उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत है। अंतिम निर्णय यही दोनों लेते हैं। यही कारण है कि मोदी का विकल्प नहीं मिला, क्योंकि मोदी अभी भी गुजरात को दिल्ली से चलाते हैं। गुजरात में अगले साल पंचायत चुनाव है, इसके बाद 2 साल बाद यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है। पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में सरकार फेरबदल का कितना और कैसे असर पड़ता है। वही अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शादी जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल पुरातन समय से केवल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने कहा, इतिहास से पता चलता है कि दुनिया भर में हर युग में हर संस्कृति में शादी को महिलाओं को अपने अधीन करने का हथियार बनाया गया। उन्होंने कहा कि कानूनी और सामाजिक सुधार के जरिए आज शादी की व्यवस्था में बराबरी की भावना विकसित हो रही है। आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार समानता का भाव आना शुरू हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत दिल्ली फैमिली लॉयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में संबोधित कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों के सहयोगों से आयोजित किए गए कार्यक्रम का विषय था अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, इंग्लैंड और भारत में पारिवारिक कानून में उभरते रुझान और चुनौतियां। जस्टिस कांत ने कहा कि भारत और इंग्लैंड दोनों ही जगह अब लैंगिक समानता को पारिवारिक कानून के विकास के लिए तेजी से मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड में अब शादी जैसे इंस्टीट्यूशन के प्रति अच्छी समझ विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में इसका विकास चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कभी शादी और उत्तराधिकार के मामले धार्मिक और दार्शनिक विचारों से आगे बढ़ते थे। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल में हिंदू और मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ और कोडिफिकेशन किया गया, लेकिन यह आदर्श नहीं था। जस्टिस कांत ने कहा कि सभी समुदायों की अलग मान्यताएं और परंपराएं होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ही भारतीय संसद और न्यायपालिका ने परिवार से जुड़े कानूनों को प्रमुखता दी और इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जो कि आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई।
इससे बाल विवाह और असहमति वाले विवाह का पता चल जाता है। इसके अलावा जिस धर्म में बहु विवाह को अनुमति नहीं दी गई है उन पर भी कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रहता है। कानून के जरिए ही महिलाओं को मुआवजे, उत्तराधिकार और मकान का अधिकार मिला। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।